गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये अलग से टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी टेम्परेचर की वजह से एक कंडक्टर के अंदर इसी टेम्परेचर की वजह से एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और वो बार बार पॉजिटिव आयन या एटम्स उनके साथ कोलाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि उसी कंडक्टर के एटम से बाहर निकला है और वही इलेक्ट्रॉन उसी कंडक्टर के पॉजिटिव आयन या एटम के साथ बार बार कोलाइड करता है, जिसकी वजह से उसके मोशन का अपोज होता है और रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसके लिए मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, लेट R2 resistance, R1 resistance at temperature T1, R2 resistance at temperature T2. तो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली it has been found that change in resistance, पहला पॉइंट यानी R2 माइनस R1 is directly proportional to initial resistance, directly proportional to change in temperature। ये क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। जब मैंने इनको कंबाइन किया तब R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1। जब मैंने इनको कंबाइन किया तो यह आ जाएगा हमारे पास, या फिर R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1। वेयर अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी मैं अल्फा को लिख सकता हूं R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, और अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R डेल्टा T, ऐसे भी लिख सकता हूं। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा R बाय R डेल्टा T। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा, इफ R2 R1 is equal to 1, if R1 is equal to 1, T2 minus T1 is equal to 1, then alpha is equal to R2 minus R1, then alpha is equal to R2 minus R1। यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistance is equal to
change in resistance per unit, rise in temperature per unit rise in, या कह लो चेंज इन यूनिट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर coefficient of resistance is equal to temperature coefficient of resistance is equal to change in resistance per unit change in temperature and have initial unit resistance. स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, एलॉयज के लिए अलग अलग होती है। मेटल्स के लिए अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। एलॉयज के लिए अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के केस में अगर अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब R2 ग्रेटर देन R1। इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अल्फा नेगेटिव है सेमीकंडक्टर्स में। इसका मतलब R2 लेस देन R1। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस इंक्रीज इन स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, बढ़ेगा लेकिन इन स्मॉल अमाउंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature। स्टूडेंट्स, आइए मेटल्स, यानी मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ कैसा होगा? ये लीजिए, लाइक दैट। मेटल के एग्जांपल क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। लेकिन अगर मुझे ग्राफ रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस टेम्परेचर ग्राफ बनाना है, तो मेरा ग्राफ कैसा हो जाएगा? लाइक दैट। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम, -1 और मो। रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस फॉर्मूले को मैं अभी दोबारा डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। R2 - R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 - T1।
मेटल्स के बाद बात आती है सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमी कंडक्टर्स, कॉपर मेटल में मैंने बता दिया अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव, ये रहा, अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव मेटल्स में। लेकिन सेमीकंडक्टर में अल्फा क्या होता है, नेगेटिव, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब सेमीकंडक्टर में हमने ले लिया है, एग्जांपल ले लिए सिलिकॉन, क्या ले लिया है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के केस में ये रेजिस्टेंस, ये टेम्परेचर, हमारा ग्राफ कैसा होगा, ये लीजिए, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ग्राफ बनाना है कंडक्टेंस, टेम्परेचर ग्राफ बनाना है, तब हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा। यानी हमारा जो ग्राफ होगा, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंडक्टेंस क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। अब इधर एलोइज, स्टूडेंट्स, अब एलोए, एलोए के केस में अल्फा क्या होता है, स्मॉल पॉजिटिव, यानी अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव, वेरी स्मॉल, यानी वेरी स्मॉल, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा इन स्मॉल अमाउंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके एग्जांपल है कॉन्स्टेंटन, मैंगेनियन, मैंगेनियन एटसेट्रा। अब इस केस में जो ग्राफ होगा, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, जो हमारा ग्राफ होगा, इट शुड बी अ लाइक दैट। यानी और थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, बट वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1, T2 माइनस T1। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, किस तरह से, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर डेल्टा टी, डेल्टा टी। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? हाँ, इसमें मैं बता दूं, रेजिस्टेंस बॉक्स या कॉइल आर मेड अप ऑफ alloys. Why? Because with increase in temperature, resistance of alloy increase, but in very small amount. इसका मतलब लेबोरेटरी में जो रेजिस्टेंस बॉक्स हम यूज करते हैं, कॉइल यूज करते हैं, वो किसकी बनी होती है, एलॉयज की। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि आइए, टेम्परेचर डिपेंडेंस of
रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए हमें पता है, वी नो दैट R2 minus R1 is equal to alpha R1 T2 minus T1। हम यहां पर एक ऐसे कंडक्टर की बात कर रहे हैं, लेट कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है और R इज इक्वल टू क्या है, रो L अपॉन ए। ये लेंथ और ये हमारे पास क्या है, एरिया। तो हमने R2 की जगह क्या लिख लिया, रो 2 L अपॉन ए, रो 1 L अपॉन ए, अल्फा रो L अपॉन ए, रो 1, T2 माइनस T1। T2 और T1 क्या है, टेम्परेचर। L अपॉन ए कॉमन आकर ये कट जाएंगे, देख लें, तो मेरे पास आ गया रो 2 माइनस रो 1 इज इक्वल टू अल्फा रो 1 T2 माइनस T1। स्टूडेंट्स चेक कर लें, या चेक कर लें, और इसको मैं लिख सकता हूं, यानी फिर वही फॉर्मूला आ गया, रो 2 माइनस रो 1 T2 माइनस T1। मेरी बात समझ गए? वही मेटल्स के लिए अल्फा क्या होगा, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव। और मैं ग्राफ बना रहा हूं अब रो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, यानी मेटल्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। यहां पर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, आप देख लें, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ग्राफ की शेप ये आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा क्या होगा, नेगेटिव, यानी रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और कंडक्टिविटी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए जो टेम्परेचर डिपेंडेंस के ग्राफ हैं, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे एलॉयज हो, उन सब के लिए ग्राफ की जो शेप है वो सेम रहेगी, ग्राफ की शेप सेम रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि चाहे रेजिस्टेंस है और चाहे रेजिस्टिविटी है, चाहे रेजिस्टेंस है और चाहे रेजिस्टिविटी है, हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1 T2 माइनस T1। चाहे रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ है, चाहे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ है, एलॉयज के लिए अल्फा स्मॉल पॉजिटिव और ग्राफ की शेप ये रही। रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ मेटल्स के लिए या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ मेटल्स के लिए सेम रहेगा। ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स के लिए, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ सेम रहेगा। हाँ, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको पता है, उस केस में ग्राफ की जो शेप है वो अपोजिट हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? आइए स्टूडेंट,
इनके ऊपर ये चीज समझ गए, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंस, और ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर है। मेरे पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और वो क्या है हमारे पास, देखो, potential difference applied across conductor is 220 volt. Current in conductor change from 22 ampere to 11 ampere when temperature change from 110 degree Celsius to 55 degree Celsius. यानी जब मैं टेम्परेचर इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं 55 से 110, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो करंट डिक्रीज हो रहा है। हमें निकालना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। तो R2 को हम लिख लेंगे, हम R2 को लिखेंगे, देख ले, हम R2 को क्या लिखेंगे, V अपॉन I2 माइनस V अपॉन I1, V अपॉन I1 T2 माइनस T1। तो मेरे पास अल्फा V कितना है, V है मेरे पास 220 अपॉन I2, I2 कितना है 11 माइनस 220, ये रहा 220 अपॉन I2, I2 कितना है, सॉरी I1 कितना है, ये मेरे पास I1 है और ये क्या है I2, I1 कितना है 22, तो 220 अपॉन I1 कितना है 22, T2 माइनस T1 यानी 110 माइनस 55। तो ये मेरे पास अल्फा आ गया, आप देख लें 20 माइनस 10 अपॉन 10 T2 माइनस T1 यानी 55। तो इस तरह से सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं, और अल्फा की यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करेंगे अल्फा आ जाएगा, आप देख लें, यह आ गया 1/55 पर डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, इस तरह से आज मेरा टॉपिक था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और उनके कुछ ग्राफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इन ग्राफ्स को आप अच्छी तरह समझेंगे, अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है।